ये जो मानसून सत्र है, ये और कई बड़े धमाके लाने वाला है। क्या धनखड़ जी के धमाके से बड़ा धमाका होने वाला है? मंत्रिमंडल में कुछ चेंजेस की खबर चल रही है कि कुछ मंत्री हेड विकेट होंगे, हटा दिए जाएंगे, कुछ की नई एंट्री है। क्या संजय जोशी को लेके कोई नई सूचना है राजीव जी? क्या होगा? केपी मलिक जी का इशारा किधर है कि अभी और विकेट गिरेंगे? आपके पास क्या सूचना है? आप नागपुर में बैठते हैं, गडकरी जी आपके सांसद हैं, संघ मुख्यालय थोड़ी दूर पे आपके घर के, तो आपके पास जरा खबरें इनपुट ज्यादा अच्छी रहती हैं हमारे मुकाबले में, मेरे मुकाबले में कम से कम। बताइए क्या सूचना है राजीव भाई, विकेट क्या कुछ और गिरेंगे? मलिक साहब नमस्कार। संजय जी नमस्कार। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि कल जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी कि ओवरहॉलिंग एंटायर कैबिनेट की होने वाली है, ठीक है। तो इसमें अब किसकी विकेट गिरेगी किसकी नहीं गिरेगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। जहां जहां पे संघ का टिक होगा वो बच जाएंगे, जहां जहां क्रॉस होगा वो निकल जाएंगे। तो ये मानसून सेशन के अंदर ही हो जाएगा कि उसके बाद होगा, टाइमिंग जो है इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। पर सितंबर के पहले, सितंबर तक जो है आपको कई सारे ओवरहॉलिंग कैबिनेट के अंदर में नजर आएगी, ये तय है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बोला कि संजय जोशी जी का क्या हो रहा था, संजय जोशी जी की वही स्थिति है जो कल हमने डिस्कस किया था। एक दिन में कोई परिवर्तन नहीं है। उनके नाम को लेके जो है संघ जो है वो डटा हुआ है, टिका हुआ है। और वही कारण है कि पिछले 1 सवा साल से हम देख रहे हैं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नया ये नियुक्त नहीं कर पाए। देखिए, अभी जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो पिछले कई महीनों में हुआ है संजय जी, वो ये हुआ है कि एक डिस्टेंस जो है संघ और बीजेपी में बढ़ रहा है। फ्रिक्शंस बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। इश्यूज को लेके आ रहे हैं फ्रिक्शंस। और संघ को जितने दिनों से आदमी देख रहा है, समझ रहा है, जहां भी संघ को ऐसा लगता है कि किसी लीडर के कारण उसकी इमेज के ऊपर में आंच आ रहा है, तो वो उस लीडर से अपने आप को अलग कर लेता है, दूर कर लेता है। तमाम तरीके के पॉलिटिकल और इन्फोर्समेंट एजेंसीज के प्रेशर के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे एक बहुत बॉयंट जो है वो एक कल्चर डेवलप हो गया जहां पे आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं कर सकते हो। और ये अब धीरे धीरे सोशल मीडिया जो है इसने मेन स्ट्रीम मीडिया को रिप्लेस कर लिया है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी की क्या बोला जाए, क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिस तरीके से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इस चीज को लेके संघ जो है वो बड़ा परेशान है। क्योंकि 2014 में ये उसके तुरुप के इक्के थे। सब इंडिया में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो नरेंद्र मोदी के बारे में जानते नहीं थे। जैसा इमेज बनाया गया, जैसा ब्रांड बनाया गया, उसके हिसाब से सारी चीजें चली, ठीक है। पर अब 10-11 साल में एक शिथिलता आ गई है। लोगों को समझ में आने लगा है कि नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल कैसा है। और कल की जो इवेंट हुआ उससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाई धनखड़ जी जो इनकी कोर टीम में थे, जैसा कल मैंने बताया कि उनको हमेशा सबसे डिफिकल्ट टास्क दिए गए। वेस्ट बंगाल जैसा जो टफ स्टेट था जहां पे बीजेपी अपने आप को बढ़ाना चाह रही थी, वहां पे धनखड़ जी जो है वो ऐसा लग रहा था कि वही मेन विपक्ष है ममता बनर्जी के खिलाफ। हमने राज्यसभा में भी वही चीज देखा उनको करते हुए। तो ये नरेंद्र मोदी और उनकी कोर टीम के बहुत प्रॉक्सिमिटी में, बहुत क्लोज थे। और सडनली उनको जिस तरीके से छिटक दिया गया है, सडनली जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है कि वही नड्डा साहब जिन्होंने कहा था कि संघ की हमें जरूरत नहीं है, वही नड्डा साहब जो है यहाँ पर मेन कास्ट मेन रोल निभा रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि सदन में जो मैं बोलूंगा वही जाएगा, तो हम बोलेंगे वही जाएगा। आप देखिए, पीठासीन अधिकारी जो है वो सुपर बॉस रहता है। आज तक हमारे 1947 से जब से हमारा देश आजाद हुआ है और 1951 जब से प्रजातंत्र का हम देख रहे सदन की एक कल्चर जो डेवलप हुआ है, किसी भी पॉलिटिशियन, रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन ने इतना गर्व से भरा हुआ, दंभ से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ स्टेटमेंट नहीं दिया कि जो हम बोलेंगे वही जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का दंभ, इस तरीके का अहंकार, इस तरीके का घमंड ये शो करता है कि ये सारी लाज लज्जा को जो है पीछे छोड़ चुके हैं। तो नड्डा जी उस टाइम भी अहम भूमिका में थे। और उसके बाद हमने देखा कि 400 का जो सपने जो लोग पाले हुए थे वो 240 पे आ गए। तो अभी भी नड्डा जी हैं वही मेन रोल में। अभी आगे आने वाले में दिनों में दिखेगा कि किस तरीके से जो है नड्डा जी ने जो भूमिका निभाई है उसके रिपरकशन, उसके दुष्परिणाम
कैसे होते हैं। जी संजय जी। देखो ये मलिक साहब, जो राजीव रंजन जी ने कहा कि पहले भी नड्डा जी ने चुनाव से पहले ओवर कॉन्फिडेंस कह लूं मैं, अहंकार कह लूं, संघ को छोटा दिखाने की कवायद कर लूं, जो भी हो, लेकिन नड्डा जी ने कहा ना कि हमको संघ की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से उसके बाद संघ जुट गया कि अब हम बताते हैं कि जरूरत कैसे पड़ती है। उसके बाद संघ ने जिस तरह से पर कतरे हैं गुजरात लॉबी के, वो भी सबके सामने हैं। क्या लग रहा है जो राजीव रंजन कह रहे हैं कि अब मामला इस हद तक बिगड़ चुका है कि चीजें बहुत खराब हो रही हैं। जिस तरह से धनखड़ जी का मामला तूल पकड़ा, आज जो खबर है कि मकान भी कल जल्दी खाली कराने वाली बात हो रही है, कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा, ये सारी चीजें मिला के क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये मैसेज है कि पार्टी जो है वो अब थोड़ा थोड़ा तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, पार्टी के अंदर डेकोरम खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है? आपका क्या मानना है मलिक साहब? संजय जी, आप ये समझ के चलिए कि नड्डा जी जब जब बोलते हैं तब तब जरूर बड़ा होता है। नड्डा जी ने बोला था कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो आपको पता लग गया यूपी में। उसके बाद अब नड्डा जी बोल रहे हैं तो समझ जाओ एक और बड़ा होने वाला है। आपको संजय जी मैं ये बताना चाह रहा हूं, एक तो मैं राजीव भाई की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि संजय जी आज भी मेरे नजरिए से नंबर 1 है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई बनेगा तो वो संजय जोशी बनेंगे। आज तक की पुष्टि आपको कर देता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो आपको कहा था कि अभी ट्रायंगल बन गया है, अभी मतभेद इधर हो गए हैं, अभी और विकेट गिरेंगे, और जैसे जैसे विकेट गिरेंगे आपको अंदाजा होता जाएगा कि कौन मजबूत हो रहा है और कौन कमजोर हो रहा है। यहां पे पिछले दिनों इस तरह की स्थिति बन गई थी कि सरकार को बचाया जाए या संघ को बचाया जाए। आपको ये देखना होगा, क्योंकि ऐसा लगने लगा था कि अगर इसी तरह से सरकार चलेगी, इसी तरह से पार्टी चलेगी, तो कहीं संघ तो खत्म नहीं हो जाएगा। संघ ऐसा तो नहीं संघ का ही अस्तित्व ही खत्म हो जाए। भाई अगर आप इनकी पसंद के किसी व्यक्ति को संघ प्रमुख बना देते हैं और ये परिस्थितियां बन जाती हैं कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं और 11 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन पे इस्तीफा देना पड़ जाए संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को, और फिर कौन बनेंगे? ओसबोले जी कौन है, कहां से आते हैं? ओसबोले जी बन गए तो फिर क्या होगा? फिर तो बम बम हो जाएगा, फिर तो वो चढ़ ही रहा है आज तो शिवशंकर पे जल, फिर तो ऐसा सब जगह जल चढ़ेगा यहाँ। तो आपको ये परिस्थितियां समझनी होंगी कि संघ बोलता नहीं है, वो करता है, और ये जो विकेट गिरा है इसके पीछे कहीं ना कहीं संघ है, ये आप समझ लीजिए। और संघ जो है चुपचाप जो करना है करता है, और ये लोग बोलते हैं और नड्डा जी में स्पीकर का तार लगा देते हैं, माइक कहीं और रहता है। अब ये जो नड्डा जी ने बोला है, ये नड्डा जी थोड़ी बोल रहे हैं, नड्डा जी के अंदर कोई और बोल रहा है, ये तो हम और आप भी जानते हैं। ये तो खाली जैसे क्या होता है कि जो पुराने जमाने में हमारे आपके यहाँ पे गांव में या छोटे शहरों में एक बड़ा स्पीकर आता था, भोपू जिसको बोलते थे, वो छत पे रख देते थे और वो रिकॉर्डर नीचे चलता था, तो रिकॉर्डर तो अंदर कहीं कमरे में चल रहा है, आवाज खाली इधर से आ रही है। तो आपको ये समझना होगा कि परिस्थितियां कितनी गंभीर हो चली है, और आज ये क्या चुपचाप बैठ जाएंगे? क्यों हटाया गया है? भाई उपराष्ट्रपति का पद कोई छोटा तो नहीं है, और जो कुर्बानियां दी हैं और जिस लिए इनको बनाया था आपने, फ्री में तो बना नहीं दिया था इनको, इनकी कुछ काबिलियत होगी, इन्होंने कुछ काम किया होगा, तभी तो आपने इनको गवर्नर बनाया, उसके बाद आपने इनको उपराष्ट्रपति बनाया। तो अभी इनकी आपको लगा कि इनकी उपयोगिता खत्म हो गई है, तो क्या ये हिम्मत दिखाएंगे सतपाल मलिक बनने की, या इनकी भी फाइलें उले तैयार हो गई हैं? तो ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। और वो जो मैंने आपको बोला था कि अंदर जो लावा पकड़ा है, वो लावा भी अपना करिश्मा दिखाएगा आने वाले समय में, और बहुत सारे बदलाव इसी मानसून सेशन में आप देखेंगे, और जो बच जाएगा वो मानसून सेशन के तत्काल बाद आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देंगी। बहुत सारी चीजों का यहाँ खुलासा करना, बहुत सारी चीजों का अभी से कह देना भी गड़बड़ हो जाएगा कि सारा मामला फिर खुल जाता है। उसी मामले पे कई फोन आ गए जो हमने आपको बता दिया, और हमने आपके अलावा किसी चैनल पर नहीं बताया। उसी प्रकार मलिक साहब आप पहले ही खोल देते हैं पत्ते, या नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी विकेट गिर जाएगा, और पहले ही दिन गिर गया। बताइए।
जी बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा था मुझसे कि सत्र में बहुत जल्दी विकेट गिरेंगे और पहले दिन ही विकेट गिर गया। राजीव भाई, जिस तरह केपी मलिक साहब बिल्कुल आश्वस्त नजर आ रहे हैं मुझे कि अब कुछ भी हो जाए संजय जोशी बनेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मुझे याद आ रही है कि मेरी आपकी बातचीत थी, वो पहला दिन था जब संजय जोशी का नाम हम लोगों ने लिया था। आपकी सूचना थी, नागपुर की सूचना थी, वो पहला दिन था और हंगामा मच गया था कि संजय जी थोड़ा जोर से बोलिएगा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। वो पहला दिन था जब ये बात हुई कि संजय जोशी का नाम कहां से आया, और आज संजय जोशी का नाम इतना चर्चा में आ गया कि मलिक साहब कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी है कि पार्टी के अंदर संजय जोशी को ही अध्यक्ष बनाने की कवायद चल रही है संघ की तरफ से। क्या लग रहा है मोदी जी के लिए जीवन में इससे बुरा कुछ हो सकता है अगर संजय जोशी अध्यक्ष बन गए तो कैसे बनेंगे? मैं देखिए कैसा है, राजीव भाई से पहले एक टिप्पणी कर दूं। राजीव भाई आपकी इजाजत हो तो छोटा सा एक मैं इस पे बोल दूं, फिर आप आगे बढ़ाइएगा। संजय जी आप ये देखिए कि एक तो ये है कि संजय जोशी, जो संजय आपके नाम राशि हैं, 2008 से वो किनारे हैं और उनके पास पार्टी का या कोई पद नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है और लगातार विरोधी दलों से उनको राज्यसभा के ऑफर आ रहे हैं और वो नहीं जा रहे हैं। ये तो दर्शाता है कि वो कितने बड़े राजनीतिज्ञ हैं और कितने बड़े वो पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, ये विपक्ष समझता है। दूसरी बात आप ये समझिए कि संजय जोशी ने आज तक भी कोई बयान किसी को नहीं दिया। मेरी लगातार उनसे बातचीत होती है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुझे ये कहा कि मलिक साहब आपने ये जो मामला चलाया है और इससे मेरा नुकसान हो गया है। हमने कहा जी क्या नुकसान हो गया है? कि मेरे पास जो 200-300 लोग चाय पीने आते थे अब वो हजारों की संख्या में आने लगे हैं, ये मेरा नुकसान आपने कर दिया है। तो मैंने कहा देखिए हम लोग नुकसान करने के लिए ही हैं, फायदा तो आपका बहुत लोग करा देंगे, उनको बुला लीजिए। हमें बुलाएंगे या हमसे बात करेंगे तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि हमारा भी कई जगह होता है। जी सही बात, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ राजीव भाई, ये बहुत मजेदार बात है, बात भी ठीक है कि मेरे पास भी बहुत सारे लोगों के फोन आए कि आप संजय जोशी का नाम मत लीजिए, आपका चैनल पे सबसे पहले आया और बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है संजय जोशी। लेकिन जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं संजय जोशी अध्यक्ष बनेंगे, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। मोदी जी मान जाएंगे और कैसे संजय जोशी फिर कैसे बन सकते हैं अध्यक्ष? नहीं मोदी जी अगर मानते तो ये 1.25 साल चीज खिंचती नहीं ना। 1.25 साल से वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो क्लेम करती है कि हमारे 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं, ये पार्टी आईसीयू में चल रही है। इसका जो पोस्ट है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, इसको कॉन्स्टेंटली इंजेक्शन मार के 1.25 साल से जो है चलाया जा रहा है। और ऐसा व्यक्ति चला रहा है जिसके पास में 3-3 और मंत्रालय है। नड्डा साहब के पास में 3-3 और मंत्रालय हैं, साथ में वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हुए हैं। तो आप ये समझिए कि जरूर कोई ना कोई ऐसी मजबूरी रही होगी जिसके कारण में जो है, देखिए ये 3 ही लोग हैं, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अमित शाह और तीसरे नड्डा जी। उसमें भी आप समझ लीजिए कि 2.5 लोगों के इर्द गिर्द पावर है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आधा नड्डा जी, ठीक है। तो ये 2.5 लोग जो है ये मिलकर आज की डेट में पूरी पार्टी को चला रहे हैं। और ये 2.5 लोगों के कारण जो है आप देखिए 1.25 साल से लेकर 1.5 साल तक में भाजपा के जितने भी राज्य हैं, कायदे से इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इन सब जो 30 स्टेट्स है जहां पे पार्टी का प्रेजेंस है अलॉन्ग विद द यूनियन टेरिटरीज एंड अदर प्लेसेस, इसके इंपॉर्टेंट पोस्ट और डेजिग्नेशन पे लोगों की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी। राज्यों में प्रेसिडेंट्स मिल जाने चाहिए थे। पहले क्या बहाना दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बीजेपी का वो ये बोलता है कि जब तक 50% राज्य के प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे तब तक नेशनल प्रेसिडेंट नहीं बनाया। अब उस चक्कर में जो है इन्होंने लंबा खींच डाला। महाराष्ट्र को अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले मिला है स्टेट प्रेसिडेंट, ठीक है। इसी तरीके से बाकी राज्यों का भी वही हाल हम देख रहे हैं। तो भाई आप ये समझिए कि जो वर्ल्ड की हाँ मुझे लग रहा है कि नेटवर्क नहीं अनाउंस कर पा रही है, और नेशनल प्रेसिडेंट चूंकि अनाउंस नहीं होना चाहिए इसलिए वो स्टेट में भी प्रेसिडेंट्स के नाम की घोषणा नहीं कर रही है। इसका अर्थ समझिए कि कितना ज्यादा जो है वो प्रेशर है ये 2.5 लोगों के ऊपर में कि वो सत्ता में बने रहे। बिल्कुल ठीक बात है, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है इसीलिए अध्यक्ष नहीं चल पा रही। केपी मलिक जी, तेजस्वी यादव का एक बड़ा सनसनी वाला बयान शाम से वायरल हो रहा है।
आईएनएस को उन्होंने बयान दिया और कहा कि हम अपने बाकी सहयोगी दलों से बात करेंगे कि क्यों ना फिर हम चुनाव का ही बायकॉट कर दें, कि जिस तरह की वोटर लिस्ट बन रही है, जिस तरह की बेईमानी की प्लानिंग हो रही है, चुनाव लड़ने से फायदा ही क्या है। और मैं भी मान रहा हूँ कि अगर वोटर लिस्ट ही आपकी ऐसी बन रही है कि आपके हाथ पैर पीछे बांध दिए जाए और कहा जाए फुटबॉल खेलो, तो आप कैसे खेल पाएंगे। अगर वोटर लिस्ट से ही करोड़ों का नाम निकाल दिए जाएंगे, तेजस्वी यादव पर ये कहना कि हम बात करेंगे कि चुनाव का बायकॉट कर दीजिए, अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन इस बात पे राजी हो जाता है, 28 तारीख को फैसला सुप्रीम कोर्ट में ये आता है कि आधार कार्ड नहीं यूज किया जाएगा, आधार कार्ड के आधार मान नहीं होगा, और इंडिया गठबंधन ये फैसला कर लेता है कि भाई हमें चुनाव लड़ना ही नहीं है, तो क्या लगता है क्या हो पाएगा, बिहार में क्या होगा, देश में क्या होगा? नहीं संजय जी, निश्चित तौर पे इस तरह की चीजें आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र में और हरियाणा में चुनाव हो रहे थे और वहां पे इलेक्शन कमीशन का जलवा हमने देखा था, तब भी इस तरह की चर्चाएं उठी थी। लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में मुख्य विपक्षी दल हैं और आज भी वो सबसे बड़े दल हैं, सबसे ज्यादा एमएलए उनके पास है। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो इस बात को बहुत सीरियस लिया जाना चाहिए और वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। और अगर चुनाव आयोग की इसी तरह की जो है हठ धर्मिता रहेगी तो विपक्ष, इसके अलावा विपक्ष के पास कोई चारा बचता नहीं है। और निश्चित तौर पे दबाव कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बनेगा, निश्चित तौर पे दबाव कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की स्थिति बने। और ये साफ बात है, इस पे हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि आप आधार कार्ड से बैंक को लिंक करते हो, आधार कार्ड से आप पैसे का लेन देन करते हो, आप मनरेगा करते हो, आप किसानों को 6,000 रुपए देते हो, उसमें भी आधार कार्ड मांगते हो, और आप कह रहे हो कि नहीं नहीं ये वोटर आई कार्ड पे इसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ये तो एक मजाक लगता है देखने में। भाई अगर आपको आधार कार्ड में इतनी सारी खामियां नजर आ रही हैं तो फिर आधार कार्ड को आप बैंक से कैसे जोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जो ये इंगित करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो कहीं ना गड़बड़ करने की मंशा है और चुनाव आयोग को वो एज ए टूल यूज करना चाहती है बिहार में, जिसका विरोध विपक्षी दल कर रहे हैं। तो ये जो निश्चित तौर पे तेजस्वी का कहना है, इस पर विपक्ष को विचार करना चाहिए, तभी चुनाव आयोग के ऊपर भी दबाव बनेगा और सरकार के ऊपर भी दबाव बनेगा।